लास्ट क्लास में प्रोसेसेस इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी देख रहे थे और हमने स्टार्टिंग के 2-3 स्टेप्स देख लिए थे। हमने देख लिया था कि हमें डीएनए का आइसोलेशन कैसे करना है, उसको हम कैसे सेपरेट आउट करते हैं। जो डीएनए होता है वो सेल के न्यूक्लियस में होता है, तो हमें न्यूक्लियस के अंदर से प्यूरिफाइड डीएनए चाहिए होता है और उसको हम किस किस तरह से किस एंजाइम से ट्रीट करते हैं, देन चिल्ड इथेनॉल से ट्रीट करते हैं और उसके बाद हम डीएनए को आइसोलेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ये भी देखा था कि हम जो डीएनए आइसोलेट किए हैं उसमें से हमको कोई एक ही सेगमेंट चाहिए, तो उस सेगमेंट के लिए हम उसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस से ट्रीट करते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे कि हम उस डीएनए को वेक्टर से कैसे लाइगेट करते हैं। हमको इस डीएनए को वेक्टर से लाइगेट करना होगा, जो भी हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हमको वेक्टर से जोड़ना होगा, तो उसको हम वेक्टर से कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, उसमें हम देखते हैं कि जो पैसेंजर डीएनए है और वेक्टर का डीएनए, ठीक है, पैसेंजर डीएनए और वेक्टर डीएनए, उसको हम दोनों को सेम ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे। अब सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों ले रहे हैं, ताकि क्या वो दोनों वेक्टर डीएनए और जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो एक ही साइड पे कट हो, मतलब दोनों जब स्टिकी एंड्स इजीली प्रोड्यूस कर सके, इसलिए हम एक ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लेते हैं। ठीक है, तो सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम लेते हैं वेक्टर के डीएनए को कट करने के लिए और पैसेंजर डीएनए को कट करने के लिए। अब जैसे ये इसलिए लेते हैं ताकि कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड्स मिल सके हमको। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये आपका एक एग्जांपल है, ये हमारा वेक्टर का डीएनए और ये हमारा क्या है, फॉरेन डीएनए है। ठीक है, इसको हम पैसेंजर डीएनए भी बोलते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट भी बोलते हैं, सारी चीजें हमने देखी। ठीक है, तो वेक्टर डीएनए लिया है और ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसको हमने कौन से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया है, इको R1। ठीक है, इसको जब हमने कट किया तो ये इस तरह से स्टिकी एंड बनाएगा, ये देखो यहाँ पे बना और एक यहाँ पे बना। ठीक, और फिर बाद में ये एंजाइम लाइगेज की हेल्प से ये दोनों जुड़ के क्या बना लेता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये हमारा क्या बन गया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया है। हमने इसको वेक्टर से अटैच कर दिया इस डीएनए को। ठीक है, अब जब वेक्टर से डीएनए जुड़ जाता है उसके बाद अब हमें क्या करना है, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कहाँ पे डालना है, होस्ट सेल्स में डालना है। ठीक है, जैसे होस्ट हमारा कोई भी हो सकता है, कोई प्लांट सेल हो सकता है, कोई एनिमल सेल हो सकता है, या कोई बैक्टीरियल सेल्स हो सकता है, कोई भी सेल हमारा होस्ट सेल हो सकता है। तो जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, अब हमको उसको किस में इंसर्ट करना है, उसको हमको इंसर्ट करना है होस्ट सेल्स में। ठीक है, होस्ट सेल के केस में जो बैक्टीरिया है उसमें प्लाज्मिड नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, प्लाज्मिड नहीं होना चाहिए। हम प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर भी यूज कर सकते हैं, तो अगर हम बैक्टीरिया यूज करें तो हम फिर उस सेल के अंदर प्लाज्मिड नहीं होगा। ठीक है, अब जो रेसिपिएंट सेल है यानी जो हमारा होस्ट सेल है वो ऐसा नहीं इजीली ले लेगा उसको। ठीक है, वो उसको नहीं लेता है, तो हमको उसको क्या करना है, कॉम्पिटेंट बनाना हो। कॉम्पिटेंट बनाना मतलब कि वो इजीली उसको एक्सेप्ट करे ऐसा। ठीक है, तो एक्सेप्ट कर पाए वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, तो हमको रिसिपिएंट सेल को क्या बनाना है, कॉम्पिटेंट होस्ट बनाना है पहले, ताकि जो भी हमारा फॉरेन जो भी हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है उसको होस्ट सेल इजीली एक्सेप्ट कर सके। तो उसके लिए कुछ कुछ टेक्निक्स हैं जिससे हम अपने होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा टेक्निक है, सबसे पहला आपका टेक्निक है कि हम होस्ट सेल को किसी डाइवेलेंट आयन से ट्रीट करते हैं। ठीक है, अब जैसे हमें पता है डीएनए कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, चार्ज होता है उसके पास, है ना, नेगेटिव चार्ज होता है फॉस्फेट के से, और जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो कैसी है, लिपिड की बनी हुई है, तो वो क्या करेगी, रिपेल करेगी उस चार्ज मॉलिक्यूल को, तो वो इजीली उसको अंदर आने नहीं देगी। तो डीएनए क्या है, वो इजीली अंदर उससे पास नहीं हो सकता है। तो अब हमको इसीलिए डीएनए उसके अंदर जाए, इसलिए हमको उस सेल को क्या बनाना है, कॉम्पिटेंट बनाना है। तो उसका सबसे पहला तरीका क्या है, जो होस्ट सेल है उसको हम किससे ट्रीट कर देंगे, कैल्शियम क्लोराइड से। ठीक है, डाइवेलेंट आयन से, या फिर हम बैक्टीरिया के केस में लाइसोजाइम भी ले सकते हैं। अब जैसे ही होस्ट सेल को हम इससे ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, छोटे छोटे पोर्स बन जाएंगे, ट्रांजिएंट पोर्स, थोड़ी देर के लिए पोर्स बन जाएंगे इस सेल में, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है। जैसे ही पोर्स बनेंगे तो जो भी हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, इजीली ये इसके अंदर चला जाएगा। तो इस तरह से एक फर्स्ट मेथड तो ये है। सेकेंड मेथड क्या है, इसमें माइक्रो इंजेक्शन। ये मेथड हम किसके केस में यूज करते हैं, एनिमल के केस में हम माइक्रो इंजेक्शन यूज करते हैं।
तो इसमें क्या होता है, एक इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन में जो सेल होता है उसके जो न्यूक्लियस है उसमें हम डायरेक्ट डीएनए को क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। ये स्पेशल टाइप का होता है माइक्रो इंजेक्शन, बहुत छोटा सा, ठीक है। और उसको हम लेके मदद से अपनी सेल डीएनए को उसकी सेल के न्यूक्लियस में इंजेक्ट कर देते हैं। और ये किसके केस में यूज होता है, ये हमारा एनिमल सेल के केस में यूज होता है। उसके बाद आपका तीसरा है बायोलिस्टिक्स और जीन गन, ठीक है। जीन गन या बायोलिस्टिक, ये किसके यूज केस में यूज होता है, ये हम प्लांट्स के केस में यूज करते हैं, ठीक है ना। प्लांट्स में जैसे माइक्रो इंजेक्शन हम एनिमल के केस में यूज करते हैं, उसी तरह से बायोलिस्टिक्स और जीन गन हम किसके केस में यूज कर रहे हैं, प्लांट के केस में। इसमें क्या होता है, एक छोटा सा गन, जैसे ऐसे छोटा सा मान लो आपका गन है, ठीक है, इस टाइप का कुछ होता है ना गन, यहाँ पे ट्रिगर होता है। तो इस गन का जो ऊपर का पोर्शन है उसमें हम छोटे छोटे जो डीएनए है, डीएनए को लेंगे और उसको हम कोट कर देते हैं किससे, गोल्ड से और टंगस्टन के पार्टिकल से, ठीक है। और उसको तेजी से मारते हैं, इतना तेजी से भी नहीं मारेंगे कि वो सेल के बाहर ही चला जाए, इतना स्लो भी नहीं मारेंगे कि वो साइटोप्लाज्म, हमको बिल्कुल एक प्रॉपर स्पीड में उसको हिट करना होता है ताकि वो न्यूक्लियस में जाए, ठीक है। और गोल्ड और टंगस्टन क्या है, रिएक्टिव मेटल्स नहीं है, ठीक है। तो इस पे ऊपर हम कोटिंग कर देते हैं, तो जो सेल्स होती हैं उनको हम बॉम्बार्ड करते हैं हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड एंड टंगस्टन, इन दोनों के पार्टिकल से हाई वेलोसिटी में हम सेल्स को क्या करते हैं, बॉम्बार्ड करते हैं, उन पर तेजी से उनको शूट, मतलब सेल्स के ऊपर इसको बॉम्बार्डमेंट करते हैं ताकि जो डीएनए, और डीएनए के ऊपर इसकी कोटिंग होती है गोल्ड की और टंगस्टन की। जैसे मान लो हमारा ये डीएनए है और इसके ऊपर हमने गोल्ड और टंगस्टन की कोटिंग कर दी, ठीक है। गोल्ड और टंगस्टन की कोटिंग कर दी तो अब वो अनरिएक्टिव हो गया, रिएक्ट नहीं करेगा, और वो फिर हम उसको प्रॉपर स्पीड में बॉम्बार्ड करेंगे तो वो न्यूक्लियस के अंदर जाके हिट करेगा, ठीक है। तो ये एक तरह से हिट एंड ट्रायल मेथड होते हैं, जरूरी नहीं है हो ही जाए, नहीं भी हो, कुछ में होता है कुछ में नहीं होता है ना। तो इस तरह से हम अपने होस्ट को कॉम्पिटेंट बना सकते हैं। इसके बाद एक और दूसरा होता है जिसमें अभी हम उसको डील देखेंगे कि वो किस तरह से हम उसको डीएनए को ट्रांसफर करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस के यूज करते हैं उसमें हम। तो हम प्रोसेस इन रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में देख रहे थे कि जीन ट्रांसफर कैसे होता है, मतलब हमने जो अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार कर लिया था उसको हमको होस्ट में ट्रांसफर करना है। तो उसके लिए हमें होस्ट को सबसे पहले कॉम्पिटेंट बनाना है। तो अब हम उसमें देखते हैं कि उसको किस टाइप से हम ट्रांसफर कर सकते हैं, जो अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसको हम होस्ट में किस किस तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, दो तरह के मेथड हैं इसमें, एक है इनडायरेक्ट मेथड और एक है डायरेक्ट मेथड, ठीक है ना। एक इनडायरेक्ट मेथड है और एक डायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड वो है जिसमें हम वेक्टर्स का यूज करेंगे, ठीक है, और डायरेक्ट मेथड वो है जिसमें हम कोई वेक्टर यूज नहीं करेंगे। तो अब देखो, एक बैक्टीरिया है, एक प्लांट पैथोजन है, इसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, ठीक है। इसको हम जेनेटिक इंजीनियर ऑफ प्लांट भी कहते हैं। मतलब इसके अंदर क्या है, एक नेचुरल, बाय नेचर ही इसके अंदर ऐसी कैपेसिटी है कि ये जीन ट्रांसफर कर देता है प्लांट्स में, ठीक है। कौन से प्लांट्स में करता है, ये डाइकॉट्स में ही करता है, डाइकॉट्स को ये इन्फेक्ट करता है, ठीक है ना। उनमें ट्यूमर कॉज करता है, ये जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं आपके, उनमें क्या कॉज करता है, ट्यूमर कॉज करता है, ठीक है ना। तो अब इस कैपेसिटी को, इसको कैसे यूटिलाइज कर लिया और हमने इसको क्या कर दिया है, एज अ वेक्टर यूज करते हैं हम इसको, ठीक है। तो अब देखो, इसका अगर हम स्ट्रक्चर, इसके अंदर क्या होता है, एक प्लाज्मिड होता है, उस प्लाज्मिड में एक, जैसे ये इसका क्या है, मान लो ये हमारा प्लांट पैथोजन है, इसमें इसका खुद का क्रोमोसोम, ये प्लाज्मिड है। उस प्लाज्मिड का ये वाला जो पोर्शन है, ये कैसा है, वायरुलेंस जीन, मतलब इस पोर्शन से क्या होता है, ट्यूमर बनता है। ये जो प्लाज्मिड है इसको टीआई प्लाज्मिड बोलते हैं, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। और इस पोर्शन से क्या बनता है, ट्यूमर कॉज करता है। तो ये क्या करता है, प्लांट में ये वाला जो पोर्शन होता है, नेचुरली ये प्लांट के न्यूक्लियस में जाके चला जाता है। मतलब ये यहाँ से, जैसे मान लो ये इसको इम्पैक्ट किया, ये जीन ये सब न्यूक्लियस में आ जाता है और फिर ये ट्यूमर बना लेता है। जो नेचुरल प्लांट है, जैसे ये हमारा एक लीफ है, उसका जो एक सेल है उसमें ओवर ग्रोथ होने लगता है, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है प्लाज्मिड का, वायरुलेंस जो जीन है, वो इसमें किसमें आ गया है, प्लांट के
सेल में और ये न्यूक्लियस में गया है, तो कुछ सेगमेंट प्लाज्मिड का ये प्लांट के न्यूक्लियस में ट्रांसफर कर देता है, ये नेचुरल इसके अंदर कैपेसिटी है। अब इसका क्या किया गया, इसको, ये इसकी खुद की नेचुरल कैपेसिटी है, तो इसको क्या किया गया, इसका यूज करके हम डिजायर्ड प्लांट में अपना जीन डाल सकते हैं। कैसे, अब क्या किया गया है कि ये जो वायरुलेंस जीन वाला पोर्शन है इसको यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं इस प्लाज्मिड में से, और अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इस जगह पे इंसर्ट कर देते हैं। जैसे ही जीन ऑफ इंसर्ट कर दिया, तो अब ये इन्फेक्ट करेगा, तो ये क्या करेगा, ये जो डिजायर्ड कैरेक्टर है प्लांट में ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो इसका जो पहले ये जो पैथोजेनिक एक्टिविटी थी, इसको एज अ बेनिफिशियल एक्टिविटी यूज कर लेगा, वो अब उसको बेनिफिट करता है। पहले वो नुकसान करता था क्योंकि उसके पास क्या था, वायरुलेंस कैरेक्टर जीन था, और वो ट्रांसफर करके ट्यूमर करता था। अब उसी पोर्शन पे वायरुलेंस वाले जीन को हटा के क्या कर दिया गया है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कर दिया गया। अब जैसे वो प्लांट को इंसर्ट करता है, तो उससे क्या होता है, हमारा जो भी कैरेक्टर है प्लांट में हमें वो आ जाता है। तो इसको क्या कर दिया, डिसार्म्ड कर दिया। डिसार्म्ड मतलब उसका जो पैथोजेनिक वाला जीन था उसको रिमूव कर दिया गया। ठीक है ना, अब वो एक बेनिफिट की तरह काम कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियर ऑफ प्लांट भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा मेथड था वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर। वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर में सबसे पहला तो है इलेक्ट्रोपोरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या होता है, ट्रांजिएंट पोर्स बनते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। मतलब क्या है, जैसे ये सेल है, सेल का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसमें छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं और छोटे छोटे पोर्स डेवलप हो जाते हैं। उसकी मदद से क्या होता है, उन पोर्स से हमारा जो डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो अंदर चला जाता है सेल में। ठीक है, उसके बाद केमिकल मीडिएटेड जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें हम कुछ केमिकल्स यूज करते हैं, जैसे पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल का यूज कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा है हमारा माइक्रो इंजेक्शन, इसमें ये एनिमल सेल्स में यूज होता है। इसमें माइक्रोपिपेट और ग्लास निडल्स की हेल्प से हम न्यूक्लियस में अपना डायरेक्ट जो जीन है उसको डाल सकते हैं। उसके बाद पार्टिकल गन या बायोलिस्टिक मेथड, ये किस में होता है, प्लांट से केस में होता है। इसमें क्या करते हैं, जो rDNA है उसको हम गोल्ड और टंगस्टन के पार्टिकल से कवर कोट कर देते हैं, और फिर इसको हाई वेलोसिटी पे हम बॉम्बार्ड करते हैं, तो वो न्यूक्लियस में जाके एंटर करते। इतना वेलोसिटी रखना है कि वो न्यूक्लियस को टारगेट करे, ना तो वो साइटोप्लाज्म में रह जाए, ना वो सेल से बाहर निकल जाए। ठीक है, इसके बाद लास्ट है आपका लाइपोसोम मेडिएटेड जेन ट्रांसफर। इसमें क्या करते हैं, जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसका बना है, लिपिड का बना है, तो हम छोटे छोटे क्या करते हैं, लिपिड्स के बैग्स होते हैं, बहुत माइन्यूट होते हैं, माइक्रोस्कोप, उनमें अपना डिजायर्ड डीएनए डाल देते हैं, और फिर वो इन्फ्यूज करा देते हैं हम प्रोटोप्लास्ट में। तो जैसे ही वो जाता है वो फ्यूज हो जाता है प्रोटोप्लास्ट में, और फिर वो न्यूक्लियस में चला जाता है। तो इस तरह से हमारे ये सारे मेथड्स हैं जीन ट्रांसफर के। अब हमने पढ़ लिया है कि हमको डीएनए कैसे आइसोलेट करना है, फिर उसके बाद हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करते हैं, फिर हम अपना जो डिजायर्ड फ्रेगमेंट है उसके लिए हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, वो भी हमने देख लिया है। उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि हम अपने होस्ट को कैसे कॉम्पिटेंट बनाते हैं, और फिर हम जीन को कैसे ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो ये सारे हम स्टेप्स अभी देख चुके हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। देखिए, जितना भी हम प्रोसेस कर रहे हैं इसमें बायोटेक्नोलॉजी में, हमारा मेन एम क्या है, हमारा मेन एम है कि हमको प्रोटीन चाहिए। ठीक है, हमने जैसे मान लो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट ले लिया, वेक्टर में इसको इंटीग्रेट कर दिया, फिर डीएनए भी बन गया हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, फिर उसको हमने होस्ट में भी डाला। ठीक है, अब उस जीन का एक्सप्रेशन होगा, उससे प्रोटीन बनेगा, वो प्रोटीन हमारा क्या डिजायर्ड प्रोडक्ट है, तो हमको वो चाहिए। ठीक है, अब जैसे इसको हमने डाल दिया, हमारा जो होस्ट है जैसे प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया जो भी था, फिर ये मल्टीप्लाई कर रहा है, कॉपीज बना रहा है, इनका एक्सप्रेशन हो रहा है, एंड देन हमारा अल्टीमेट एम क्या है, हमारा प्रोटीन बन रहा है। ठीक है, अब देखो, अगर कोई प्रोटीन, जैसे मान लो ये इस होस्ट में प्रोटीन कोड हो रहा है, मतलब प्रोटीन बन रहा है, एक्सप्रेशन हो रहा है जीन का और प्रोटीन बन रहा है, लेकिन नेचुरली ये जीन इसका तो नहीं है, ये हमने कहीं और से लिया है। तो इस टाइप जब प्रोटीन बनता है, ठीक है ना, इफ एनी प्रोटीन कोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन, मतलब उसके नेचुरली होस्ट में वो एक्सप्रेस नहीं होगी, किसी दूसरे होस्ट में एक्सप्रेस होता है, तो उस होस्ट को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोलॉगस होस्ट। क्या बोलते हैं, हेट्रोलॉगस होस्ट। और प्रोटीन को क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। ठीक है,
वो जो होस्ट है वो नेचुरली उसमें उसका वो जीन नहीं है, वो जीन कहीं और से आया है और उस होस्ट में वो एक्सप्रेस होके क्या बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है। तो उस प्रोटीन को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन एंड दैट होस्ट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट होस्ट। ठीक है, अब उसके बाद ये जो प्रोटीन है हमको लार्ज स्केल पे बनाना है, बहुत सारा बनाना है। ठीक है, फिर उस प्रोटीन को हम एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे एंड देन उसको प्यूरिफाई करके हम उसको यूज करते हैं। तो उस प्रोटीन को हम कैसे बनाएंगे, अब देखो वो क्या है, ये सब क्या है, सेल्स है। तो इन सेल्स को क्या करना है, हमको ग्रोथ करना होगा, है ना। इनको ग्रोथ करेंगे, मल्टीप्लाई होंगी ये सेल्स, उनके मल्टीप्लिकेशन से हमारा क्या होगा, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट भी उतनी उतनी बार सेल्स में जाएगा, उतना ज्यादा प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, तो उन सेल्स को हमको क्या करना होता है, कल्चर करते हैं। कल्चर कैसे करेंगे, दो तरह के कल्चर होते हैं, या तो कंटिन्यूस कल्चर या बैच कल्चर। ठीक है, कंटिन्यूस कल्चर करते हैं या बैच कल्चर करते हैं। अच्छा, उससे पहले हम जान लेते हैं कि देखो जैसे मान लो बैक्टीरिया होता है ना, तो जब इनमें इसको हम कल्चर करते हैं तो ये ग्रोथ होता है। तो कैसे होता है, देखो स्टार्टिंग में तो धीरे धीरे होता है, क्यों, क्योंकि जो कल्चर है, ठीक है, जैसे मान लो हमारे कल्चर प्लेट है, इसमें हमने बैक्टीरिया डाल दिया, धीरे धीरे ग्रो करेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में वो कल्चर को लेगा, उसमें से न्यूट्रिएंट्स लेगा। ठीक है, धीरे धीरे, और फिर जैसे जैसे क्या होगा, फिर उसके बाद सेल्स डिवाइड होते जाएंगे, फिर बहुत तेजी से ग्रोथ करता है। तो इस तरह से ग्रोथ आता है। ठीक है, और फिर एक टाइम बाद उसकी ग्रोथ फिर स्टेशनरी हो जाती है, स्लो हो जाती है। क्यों, क्योंकि सारा न्यूट्रिएंट्स वो क्या हो गया, कंज्यूम हो गया, है ना, कंज्यूम हो गया। तो धीरे धीरे फिर क्या होगा, टॉक्सिक्स रिलीज होंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज घटते जा रहे हैं। तो फिर उस टाइम पे क्या होगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये इस तरह से प्लेट्यू आ जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे इसका लॉग फेज होता है। ठीक है, ये स्टेशनरी फेज और ये फिर लैग, इस तरह से ये डिवाइड करता है, लॉग, स्टेशनरी और लैग। ठीक है, तो एक टाइम बाद ये नहीं, स्टेशनरी नहीं, समझो एक्सपोनेंशियल फेज होता है, इसमें ये ग्रोथ कर रहा है, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, ये इसमें ग्रो कर रहा है, ऐसे बढ़ रहा है तेजी से, और उसके बाद लैग फेज मतलब स्टेशनरी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका ग्रोथ होता है बैक्टीरिया का, है ना। और कैसे ग्रोथ रेट कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज पर यूनिट टाइम। ठीक है, मतलब टाइम में हम कुछ भी ले सकते हैं, 1 सेकेंड ले सकते हैं, 20 सेकेंड्स, 2 मिनट्स, 1 मिनट्स, उतने टाइम में कितने बैक्टीरिया बढ़े। जैसे एक बैक्टीरिया से कितने बनते हैं, 2 बनते हैं, फिर इनसे 2 से 4 हो जाएंगे, है ना, फिर इनसे 8 हो जाएंगे, इस तरह से डिवाइड होता है ना बैक्टीरिया। ठीक है, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होती है इसकी। तो हम बैक्टीरिया इसका ग्रोथ रेट भी निकाल सकते हैं कि मतलब कितने यूनिट टाइम में नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कल्चर सेल। तो जो सेल्स है उनको हमको कल्चर करना होता है किसी मीडियम पे, मतलब उनको हमको न्यूट्रिएंट्स देना होगा। उन न्यूट्रिएंट्स से क्या होगा, वो डिवाइड होंगे, डिवाइड होके फिर ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन बनेगी, और जो हमारा प्रोटीन क्या हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है। तो उसके लिए हमको 2 तरह के कल्चर होते हैं, कंटिन्यूअस कल्चर और एक बैच कल्चर। कंटिन्यूअस कल्चर में क्या होता है ना कि मीडियम, जैसे मान लो ये हमारा एक है, इसमें कल्चर हो रहा है। ठीक है, इसमें हमने डाल दिया अपना। ठीक है, तो एक तरफ से क्या होता है, हम यहाँ से प्रोडक्ट को निकालते जाते हैं और दूसरी तरफ से हम उसको जो कल्चर है उसको हम डालते जाते हैं। तो मीडियम इज ड्रेन्ड आउट फ्रॉम वन साइड एंड फ्रेश मीडियम इज एडेड, मतलब एक तरफ से मीडियम डालते जाते हैं, एक तरफ से हम निकालते जाते हैं। और जो सेल्स हैं वो मोस्ट देयर फिजियोलॉजिकल मोस्ट एक्टिव यानी लॉग फेज में। ठीक है, लॉग नहीं है, ये पता नहीं इसको, ये एक्सपोनेंशियल फेज है। ठीक है, ये देख लेना आप लोग। ठीक, तो मोस्ट फिजियोलॉजिकल एक्टिव फेज में, दैट इज लॉग फेज में, जिसमें तेजी से ग्रोथ होगी, उस फेज में रहती है। एक तरफ से हम कल्चर को डालते जा रहे हैं, एक तरफ से हम उसको जो है निकालते जा रहे हैं। तो फ्रेश कल्चर आ रहा है तो तुरंत तुरंत न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं और सेल तेजी से डिवाइड कर रही है, और जो पुराना वाला है वो तुरंत तुरंत निकलता जा रहा है। तो उससे क्या है, ये एक्टिवली डिवाइड होती जाती है, और इससे हम क्या करते हैं, कंटिन्यूस कल्चर से बहुत लार्ज स्केल पे हम ग्रो कर सकते हैं अपनी प्रोटीन को, मतलब प्रोटीन को बहुत लार्ज स्केल पे बना सकते हैं, जो कि हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से जो लार्ज बायोमास हम इसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं, हायर यील्ड्स ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन। ठीक है, तो ये होता है हमारा बैच कल्चर।